हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग अगले अध्याय राज्यपाल देखेंगे। राज्यपाल से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। तो इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति, उसके बाद विधायिका में लोकसभा राज्यसभा के बारे में देखा। तो आज हम लोग राज्यपाल में के बारे में देखेंगे। तो देखा जाए राज्य की कार्यपालिका जो है वह कौन कौन सी है। जिस प्रकार से केंद्र में हम लोगों ने देखा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का सबसे प्रमुख राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी। तो उसी प्रकार जो राज्य में है, राज्य की व्यवस्था की गई है कि जो राज्य के कार्यपालिका के जो सबसे प्रमुख हैं, जो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत में आते हैं, वो आते हैं राज्यपाल, उसके बाद राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद देखा जाए महाधिवक्ता, और तीसरा मंत्री, तीसरा हो गया मंत्रिपरिषद। तो महाधिवक्ता देखा जाए जिस प्रकार से हम लोगों ने केंद्र में देखा था कि केंद्र में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का नियुक्त किया जाता था। अटॉर्नी जनरल कौन होता था? वह केंद्र सरकार का विधि अधिकारी होता था, यानी उसके पास क्या हो, न्यायिक ज्ञान हो, यानी उसके पास जो योग्यता होता था वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास होता था। यानी वह क्या होता था, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता था। कानूनी मामले में मदद करने, सलाह देने, सरकार की ओर से प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं भी जाकर वह क्या कर सकता था, सरकार का केस लड़ सकता था। उसी प्रकार राज्य के लिए महाधिवक्ता का पद का निर्माण किया गया है। यह महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य का विधि अधिकारी होता है और राज्य सरकार को यह कानूनी सहायता और सलाह देता है। और मंत्रिपरिषद, इस मंत्रिपरिषद की व्यवस्था जिस प्रकार से हम लोगों ने केंद्र सरकार में देखा था कि केंद्र सरकार में जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था राज्य में की गई है और उसी क्रम को हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। उसके बाद बात की जाए मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये अन्य दो कार्यपालिका प्रमुख है। अगर बात की जाए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख हेड या कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख राज्य का कौन होता है, तो वह राज्यपाल होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग राज्यपाल के बारे में देखेंगे, बाकी क्रम से नेक्स्ट क्लास में बाकी का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पहला देखते हैं राज्यपाल। क्या देखते हैं, राज्यपाल। जिस प्रकार से राज्यपाल के बारे में वह राज्य का प्रमुख होता है और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति जो क्या होते थे, वह केंद्र के कार्यपालिका के प्रमुख होते थे, ठीक इसी प्रकार से राज्य का जो प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है वह राज्यपाल होता है। उसके बाद बात की जाए जो वास्तविक हेड होता है वह कौन होता है, वह जो राज्य का जो वास्तविक हेड होता है वह सीएम होता है। और जिस प्रकार से केंद्र में कौन होता था, वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होता था और नाम मात्र का कार्यपालिका, नाम मात्र का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता था, ठीक उसी प्रकार क्या है, जो वास्तविक होता है वह सीएम होता है। लेकिन अगर सिर्फ बात की जाए कि जो राज्य का हेड होगा वह हेड कौन होगा, वह राज्यपाल होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहां से भी पूछ दिया जाता है। अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए कि जो राज्य का हेड कौन होता है, तो वह हो जाएगा राज्यपाल। यानी यह क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से पहले वास्तविक हेड पूछा जाए, यानी वास्तविक उसमें जुड़ा हुआ रहे, तब उसका आंसर होगा सीएम। ऐसे क्या होगा, मान लेते हैं सिर्फ पूछ दिया जाए कि राज्य का प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, उसका जवाब हो जाएगा राज्यपाल। तो आप ध्यान में रखेंगे, उस राज्यपाल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखा जाए इनके कुछ शक्ति, नियुक्ति, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शक्ति है, शक्ति को बाद में देखेंगे, पहले बात की जाए इनकी नियुक्ति। अब इनका जो नियुक्ति है वह किस प्रकार से होता है उसे हम लोग देखेंगे। नियुक्ति संबंधी व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 155 में।
कि यानी इनका नियुक्ति किस प्रकार होगा। तो इनका जो नियुक्ति होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जिस प्रकार से क्या होता है, केंद्र में हम लोगों ने देखा था नियुक्ति कौन करते थे, राष्ट्रपति करते थे, और लेकिन जो राष्ट्रपति होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बोला जाता है कि जो राज्यपाल होता है वह केंद्र का एजेंट के रूप में भी काम करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। तो आप ध्यान में रखेंगे यह जो है राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उन्हीं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद में देखा जाए, अनुच्छेद 156 में क्या किया गया, अब उनके हम लोग कार्यकाल के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल की बात की गई कि उनका कार्यकाल क्या होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कब, यह निश्चित नहीं है कि वो 5 वर्ष तक ही रहेगा, जब तक राष्ट्रपति क्या इच्छा नहीं हो, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह अपने कार्य पर, अपने पद पर बने रहेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, उसमें वर्ष की दिया हुआ हो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तब उसमें 5 वर्ष आंसर होगा। अगर उसी ऑप्शंस में दे दिया जाए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे प्रश्न के पर निर्भर करता है कि वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा हुआ है। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, अगर मान लेते केंद्र में सरकार चेंज होती है, तो जो केंद्र में सरकार चेंज होने पर जो इससे पहले के सरकार जो भेजे थे किसको, राज्यपाल को, हो सकता है जो नई सरकार आए वह अलग प्रतिनिधि, अलग को राज्यपाल बना के भेजे। तो इसलिए यह निश्चित नहीं है कि वो 5 वर्ष तक ही रहेंगे। हाँ, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह ज़्यादा ही उपयुक्त है, क्योंकि सरकार जितने टाइम तक रहेगी वो उसके अनुसार क्या करती है, वह राज्यपाल को रखती है। अब बहुत सारे में सुनने को मिलता होगा कि कुछ दिन का राज्यपाल कुछ सालों तक यहाँ रहा, फिर उसे चेंज करके बना देंगे। तो इस प्रकार से वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वह कितने समय तक हैं, कितने समय तक रह सकते हैं। इसका संविधान में कोई हटाने संबंधी प्रक्रिया भी वर्णन नहीं किया गया है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह हटाने संबंधी यह राष्ट्रपति पे ही डिपेंड करता है। जब इसी के प्रसाद पर्यंत ही होंगे तो हटाने पर का डिपेंड राष्ट्रपति के हाथों में रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्यकाल के बाद नेक्स्ट है योग्यता। योग्यता बारे में देखते हैं, क्या क्या योग्यता होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी के बारे में योग्यता में पढ़ा, तो पहला क्या हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। और दूसरा सेकेंड में वह क्या हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति में था। और तीसरा में क्या हो, वह संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो, यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा क्या हो, वह चौथा हो गया, वह लाभ के पद पर ना हो। तो ये उनका योग्यता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। उसके बाद योग्यता के बाद हम लोग देखेंगे उनके शपथ की देखेंगे। तो उनका शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ की बात की जाए तो राज्यपाल के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में किया गया, और इनकी योग्यता के संबंधित अनुच्छेद 157 से 58 तक में इस अनुच्छेद में योग्यता संबंधित बात की गई है। और शपथ, इनका शपथ क्या करता है राज्यपाल का, वह क्या होता है, राज्य का हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा इनका शपथ दिलाया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इनका योगदान होता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आप ही बताइए राज्य में राज्यपाल से ऊपर का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश ही होगा। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा इनका शपथ दिलाया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 161
अनुच्छेद 161 में क्या की गई है, क्षमादान की बात की गई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति के पास क्या है, एक क्षमादान का अधिकार है जो क्या कर सकता हो, अनुच्छेद 73 के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, क्षमादान का। तो ठीक उसी प्रकार राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के को भी क्षमादान का क्या दिया गया है, पावर दिया गया। लेकिन यह जो क्षमादान होगा वह किस प्रकार के विषयों पर, किसको होगा, वह जो विषय होना चाहिए वह राज्य सूची का विषय होना चाहिए। यानी इनको सिर्फ राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान करने का अधिकार है। अगर मृत्युदंड की बात आ जाए तो मृत्युदंड को यह माफ नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखेंगे इनको क्या किया गया, क्षमादान को, वैसा क्षमादान जो राज्य सूची के अंतर्गत में आता। उसके बाद बात की जाए अध्यादेश। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को 1, 2, 3 यानी 123 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था अध्यादेश लाने का। यानी अध्यादेश क्या होता था, मान लेते हैं सत्र क्या हो, नहीं चल रहा हो, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही हो, उस कंडीशन में अगर कोई महत्वपूर्ण कानून लागू करना या लाना जरूरी होता है तब वह राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता था, जो अनुच्छेद 123। ठीक उसी प्रकार राज्य में भी व्यवस्था की गई है। मान लेते हैं राज्य का विधानमंडल नहीं चल रहा हो, उस समय कोई आवश्यक कानून का जरूरत पड़ा हो, तो उस समय राज्यपाल क्या कर सकता है, वह अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि राज्य में राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत वह ला सकता है। उसके बाद बात की जाए मनोनयन। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि राष्ट्रपति को क्या है, लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत क्या है, 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया है, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को अनुच्छेद 333 के तहत क्या है, एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल की शक्ति पढ़ेंगे, क्या इसके शक्तियां दी गई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियां देखा था, ठीक उसी प्रकार के मिलता जुलता कुछ शक्तियां। हाँ, राष्ट्रपति को बहुत सारे ऐसे शक्तियां हैं जो राज्यपाल को नहीं है। जैसे बात की जाए आपात शक्ति, यह सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद बात की जाए न्यायिक शक्ति में, जैसे वो मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। उसके बाद सैन्य शक्ति जो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है और राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से शक्तियां, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनाकर। अब देखेंगे कार्यकारी शक्ति, जो राज्यपाल के कुछ शक्तियां हैं उसे देखेंगे। कार्यकारी शक्ति में पहला हम लोग देखेंगे क्या, कि इसे सीएम मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का नियुक्ति संबंधी अधिकार है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का, के बाद राज्य वित्त आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है। उसके बाद चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार है। उसके बाद जिला के जो जज हैं, जिला जज को नियुक्त करने का अधिकार है। उसके बाद हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वह क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वह परामर्श क्या करते हैं, राज्यपाल से ही लेकर करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, ये कुछ उनका कार्यकारी शक्तियां दिया गया है। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत अगर क्या हो, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, तब उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तो उस समय जो राज्य का प्रमुख वास्तविक सभी हेड, जो प्रमुख हेड होता है यानी वास्तविक हेड कह सकते हैं, उस टाइम कौन होता है, वह राज्यपाल होता है। कब, जब अनुच्छेद 356 यानी आपातकाल लगा हुआ हो, तब उस समय वास्तविक हेड राज्यपाल हो जाता है और विधानसभा नहीं चल रही होती। तो ये उस कार्यकारी शक्ति है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके कुछ विधायी शक्ति, क्या उन्हें विधायी शक्ति दिया गया है, उन्हें हम लोग देखेंगे।
तो विधायी शक्ति में क्या है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति क्या होता था, संसद का अभिन्न अंग होता था, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। वह विधानमंडल के सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है। तो ये सभी अधिकार क्या गए, राज्यपाल को दिए गए हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद विधायी शक्ति में क्या हो गए, कोई भी बिल, जो बिल है वह क्या है, पारित होने के बाद क्या होता है, वह पारित किनके द्वारा होता है, लास्ट में वह राज्यपाल के द्वारा ही होता है। यानी कोई भी बिल पारित होने के लिए राज्यपाल के पास उसका सहमति होना अनिवार्य है। तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है विधायी में, एक है अनुच्छेद 333 के तहत क्या है, एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, यह है राज्यपाल के पास, जो इनकी विधायी शक्ति को दर्शाता है। उसके बाद अध्यादेश, एक जो अध्यादेश लाने का जो अधिकार है वह क्या है, किसके तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। तो जो अध्यादेश लाते हैं उन्हें भी क्या है, यह एक विधायी शक्ति को इन्हें शक्ति देता है। उसके बाद विधायी शक्ति में क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे विधायी शक्ति में एक और शक्ति उन्हें क्या दिया गया है, एक और शक्ति है कि वह 1/6 सदस्य को विधान परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। यह भी उनके क्या करता है, एक विधायी शक्ति को निरूपित करता है कि 1/6 सदस्य राज्यपाल क्या कर सकते हैं, विधानसभा विधान परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बिंदु हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं विधायी के बाद वित्तीय शक्ति, कुछ वित्तीय शक्ति भी है, उन बिंदुओं को हम लिख देखेंगे कौन कौन से वित्तीय शक्ति दिया गया इन्हें। तो क्या है, जैसे धन विधेयक, आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग संसद पढ़े थे, संघ की कार्यपालिका पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और यह हम लोगों ने देखा था कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक उसी प्रकार क्या है, धन विधेयक को क्या है, यह विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले उसमें राज्यपाल की सहमति पूर्व में चाहिए। जिस प्रकार से उसमें हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में चाहिए, तो उसी प्रकार धन विधेयक पर क्या हो, राज्यपाल की सहमति पूर्व में चाहिए। तो इस प्रकार से धन विधेयक संबंधी मामलों में इनको अधिकार दिया गया। उसके बाद क्या है, जो आकस्मिक निधि है, जो आकस्मिक निधि, उस आकस्मिक निधि वह किसके अंडर में, किसके कंट्रोल में होता है, वह राज्यपाल के अधीन में होता है। तो ये कुछ वित्तीय शक्तियां हैं जो इन्हें दी गई है। उसके बाद क्या हो, राज्य का लेन देन हो, यानी बजट संबंधी मामले, वह भी क्या है, यह इनका वित्तीय शक्ति में दिया गया है कि वह क्या कर सके, जो भी राज्य का वार्षिक लेन देन हुआ उसे बजट के रूप में, तो इन्हें वित्तीय शक्ति के रूप में यह आता। उसके बाद हम लोग देखेंगे वित्तीय शक्ति के बाद न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति के बाद न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या क्या है उन्हें हम लोग देखेंगे। यानी इसमें क्या है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति क्षमादान का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को भी क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है, और ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को 161 के तहत क्षमादान का अधिकार है। और वह जो क्षमादान होगा कैसा विषय होगा, यानी वह जो विषय होगा राज्य सूची के विषय पर क्षमादान का प्रावधान है। और अगर मृत्यु दंड की बात की जाए तो मृत्यु दंड को क्या है, राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से इसे क्या है, न्यायिक शक्ति। और उसके बाद जिला जज, जिला के जज की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, यह राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद हाईकोर्ट के जज को जब नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति इनसे परामर्श लेते हैं। तो इन सभी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इनको न्यायिक शक्ति देता है राज्यपाल को। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायिक शक्ति के बाद स्वविवेक की शक्ति। यह क्या है, स्वविवेक की शक्ति, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि क्या है, राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार क्या है, राज्यपाल को भी स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी वीटो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को वीटो का पावर दिया गया, ठीक उसी प्रकार के राज्यपाल के पास भी है। मान लेते हैं कोई बिल पारित होकर राज्यपाल के पास आया, वह बिल काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी उसके समझ से परे है, तो वह क्या कर सकता है, उस बिल को अपने पास सुरक्षित रह सकता है राष्ट्रपति को भेजने के लिए। तो यह आप ध्यान में रखेंगे, इस संबंधी पावर भी उनको दिया गया है।
जो क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हो। उसके बाद बात की जाए, कोई भी पार्टी अपना बहुमत खो देती है या फिर वह उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस पार्टी को क्या करते हो, सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करते हो। हाल ही में यह घटना कहाँ देखने को मिला, कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस और जो उनके साथ जुड़ाव दल थे उनकी बहुमत अत्यधिक अधिक होने के बावजूद भी राज्यपाल उन्हें क्या करते, आमंत्रण नहीं करते, वह बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण कर देते हैं। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं हाल ही की घटनाओं में, जो काफ़ी उठापटक भी हुआ। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, वह क्या कर सकते हो, सरकार बनाने के लिए वह उनके ऊपर डिपेंड करता है स्वविवेक कि किसे वह मौका देते हो। तो यह उनके कुछ स्वविवेक की शक्तियां हैं जिससे वो क्या होते हैं, वास्तविक हेड होते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल किस प्रकार से अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उनके क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, और आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हम डालते जा रहे हैं, सभी का टॉपिक्स का पढ़ाने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी दिए जा रहे हैं। और आपका भी फर्ज बनता है कि आपके पास जो भी बुक हो उस बुक को उठाइए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सभी को बनाइए। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।